हाय मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर पावर प्लांट, यानी कि सोलर एनर्जी से कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। ये कि देखो बेटा, ये दो तरीके से होता है सोलर पावर प्लांट। एक जो हमारा है वो सेल से सोलर फोटोवोल्टाइक सेल होता है। फोटो मतलब लाइट, वोल्टाइक मतलब जो वोल्टेज बनाता है, यानी कि एक सेल होता है फोटोवोल्टाइक सेल उससे। और दूसरा होता है सोलर थर्मल पावर प्लांट, यानी कि वही हमारा सोलर जो है एनर्जी, यानी कि जिसमें हीट होगी, लाइट होगी, उससे हम पानी को गर्म करेंगे तो वो स्टीम बनेगा और उस स्टीम से स्टीम टरबाइन रोटेट करवाएंगे, फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। अगर मैं बात करूँ सोलर पावर प्लांट की, तो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे सोलर पावर प्लांट इंडिया में आता है। इंडिया में राजस्थान जो 2250 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और फिर से आता है इंडिया। चाइना में गुलमूट जगह का नाम है, वहाँ पे है, जो तकरीबन बनाता है 2200 मेगावाट। उसके बाद फिर से इंडिया आता है, उसके बाद फिर से चाइना। तो इस तरह इंडिया चाइना कॉम्पिटिशन चल रहा है। 2021 का मैं बात कर रहा हूँ। 2016 की अगर मैं बात करूँ 2016 की, तो 2016 में नंबर 1 पे था चाइना, लेकिन 2020 में नंबर 1 पे हो गया इंडिया। इनमें कंपटीशन चल ही रहा है। 5वें नंबर पे इजिप्ट है। इजिप्ट में बेनवेन सोलर पावर प्लांट है, जहाँ पे एनर्जी 1600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अब मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में बेटा नंबर 1 पे राजस्थान है। राजस्थान के बाद कर्नाटका है। कर्नाटका के बाद आंध्र प्रदेश में है कुर्नूल में तकरीबन 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी है। तो यहाँ पे चारों तरफ सोलर थर्मल पावर प्लांट है। अगर मैं बात करूँ तो बेटा आपको पता है सूरज जो कि 5 बिलियन ईयर्स अगो से है, यानी कि 5 × 10⁹ ईयर्स से अभी तक है, और माना जाता है कि 5 × 10⁹ यानी कि 5 बिलियन ईयर्स और रहने वाला है। तो सोलर एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। अगर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड में 1.4 लगभग 1.4 किलोवाट आवर 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकेंड में इतना एनर्जी मिलता है। तो सोचो हम इसकी एनर्जी को कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो इंडिया, अगर मैं बात करूं 4-5 साल पहले, तो इंडिया बहुत पीछे था इसमें सोलर पावर प्लांट में। चाइना बहुत आगे था, लेकिन जब पता चला कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी मिल रही है, क्यों ना इसका इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बनाएं, तब जाके इंडिया आज नंबर 1 में पहुंच चुका है। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमारा सोलर पावर प्लांट काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। पहला, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल, यानी कि सोलर से जो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को हमने क्या करना है, एक सेल है जिसका नाम है फोटोवोल्टाइक सेल। सोलर पैनल आपने देखा होगा, स्ट्रीट लाइट होती है, उसके ऊपर एक पैनल होता है, उसको सोलर पैनल बोलते हैं बेटा। वो क्या काम करता है, वो एक सेल है, सोलर सेल। अगर मैं बात करूं उसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो वो देता है तकरीबन 30 मिली एम्पियर करंट, 30 मिली एम्पियर, हालांकि कम है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो 0.5 वोल्ट देता है, 0.5 वोल्ट। तो इस तरह उसको सीरीज में बहुत सारा कनेक्ट करके रखते हैं। मान लो मैंने क्या कर दिया, 36 सोलर सेल्स ले गया, तो वो देता है तकरीबन 18 वोल्ट। तो इस तरह 36 ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैं 36 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह बनाया जाता है जो 18 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। उस सोलर पैनल को क्या कर दो, सूरज की रोशनी में रख दो, क्या होगा, वो डायरेक्टली उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। फिर क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है वो मिलता है डीसी, डायरेक्ट करंट। और आप जानते हैं हमारे घरों में, जैसे मैं अगर बात करूँ फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, तो ये सब बिना अल्टरनेट करंट के नहीं चलेंगे। डीसी करंट से सिर्फ आप एलईडी बल्ब जला सकते हो, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब जो है एलईडी बल्ब, सिर्फ वही चल सकता है। बाकी जो घर में जो हम काम कर रहे हैं, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ये सब कुछ नहीं चलेगा, इसको एसी की जरूरत होती है। तो क्या किया जाता है बेटा, उस डीसी करंट को कन्वर्ट किया जाता है एसी में। और ये कौन करता है, ये करता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। और वहीं पे ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, जो क्या करता है, लो वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज कम होता है, उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा इस चार्ट में। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा सोलर पैनल है, सोलर सेल है, जहाँ पे सूरज की रोशनी आई, लाइट एनर्जी आई, उसमें अब इसने क्या कर दिया, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया बेटा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज कंट्रोल है, जो चार्ज को कंट्रोल करे, है ना, चार्ज कंट्रोलर रखा गया है, चार्ज को कंट्रोल करे नॉर्मली। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पैदा हुई उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। ये बैटरी है, बैटरी बैंक, बैटरी में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो बैटरी में स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे जो हम कोई भी चार्ज पैदा हुआ,
ठीक है, चार्ज कंट्रोलर ने उसको कंट्रोल में रखा ताकि ज़्यादा जितना कम हो ना ज़्यादा, उसको कंट्रोल में रहे, एक लिमिट में रहे। उसके बाद फिर ये इन्वर्टर है, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे डीसी इलेक्ट्रिक मिलेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, उसको एसी में कन्वर्ट कर देगा। एसी में कन्वर्ट करने के बाद या तो ट्रांसमिशन लाइन में भेज देगा जिससे घरों तक पहुँचेगा, या तो डायरेक्टली आप घर में ले लो। मान लो आपके घर के ऊपर ही सोलर पैनल लगा हुआ है तो डायरेक्टली आपके घर में मिल जाएगा, या मान लो आपको ट्रांसमिशन लाइन से मिल रहा है तो ट्रांसमिशन लाइन के बाद घर में जाएगा। तो डिपेंड करता है, आजकल तो सोलर आम हो गया है, सब लोग सोलर पैनल अपने घरों के ऊपर लगाते हैं, फ्री में एनर्जी मिलती है, मतलब 100 किलोवाट तो आराम से एनर्जी मिल जाती है। और अपने को डेली कितना यूज़ है, डेली 5 to 7 यूनिट ही चाहिए, यानी कि 5 to 7 किलोवाट ही यूनिट चाहिए। तो अभी जो भी सोलर एनर्जी है वो तकरीबन 3 यूनिट बना देता है, दिन का 3 यूनिट बना देता है। अगर आपके घर के ऊपर सोलर पैनल है तो दिन का 3 यूनिट बना देता है। तो आपके घर में जो भी काम की चीज़ें हैं, जितना भी काम आपको नॉर्मल यूज़ है वो आराम से आप कर सकते हो। तो ये पूरा किसके बेसिस पे है, सोलर से पैनल्स के बेसिस पे है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टाइक सेल, और इस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय सोलर पैनल्स या सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा तरीका जो मैंने बोला है वो दूसरा तरीका है हमारा सोलर थर्मल पावर प्लांट का। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, सोलर एनर्जी हीट है बेटा, जानते हैं, उस हीट से बॉयलर के अंदर के पानी को गर्म कर देंगे। चार्ट फॉर्म में देख लो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये सन है, ठीक है, सूरज की रोशनी मिली। अब ये सोलर पॉन्ड मतलब क्या, बहुत सारा वहाँ पे सोलर पैनल्स होंगे, सोलर एनर्जी कलेक्टर होंगे। ये सोलर एनर्जी को कलेक्ट करके क्या करेंगे, गर्मी पैदा करेंगे। तो बहुत सारी सोलर एनर्जी यहाँ पे मिलेगी, इसलिए सोलर पॉन्ड बोल दिया गया है। अब सोलर एनर्जी जो है यहाँ से आएगी, ठीक है, एनर्जी यहाँ पे जा रही है, और वाटर भी हम यहाँ से इसको भेज रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इवेपोरेटर यानी कि बॉयलर, जो क्या करेगा, पानी को बॉयल करेगा, बॉयल करके स्टीम बनाएगा। ठीक है, तो वाटर यहाँ से आ रहा है, आने के बाद बेटा ये क्या करेगा, इवेपोरेटर उसको बॉयल कर देगा, स्टीम बना देगा। जैसे ही स्टीम बनेगा, अब ये क्या करेगा, स्टीम जाएगा टरबाइन के पास, स्टीम है ना, लाल से दिख रहा है ना, स्टीम टरबाइन के पास जाएगा। टरबाइन क्या करेगा, टरबाइन रोटेट होने लगेगा, स्टीम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की वजह से ये रोटेट होने लगेगा। और जैसे ही टरबाइन हमारा रोटेट होगा, टरबाइन बेटा हम जानते हैं एक पंखे जैसी मशीन है जो रोटेट होती है, तो रोटेट होने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि एनर्जी इन मोशन, कोई भी चीज़ घूम रही है मतलब मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बोलो या मैकेनिकल एनर्जी बोलो। तो जब ये रोटेट करेगा तो इससे कनेक्टेड है साफ्ट कनेक्टेड है, और साफ्ट से कनेक्टेड होगा जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और उससे घरों तक सप्लाई कर दिया जाएगा। अब साथ में यहाँ पे देखो कंडेंसर है, कंडेंसर। अब यहाँ पे जो स्टीम है बेटा, कुछ स्टीम नीचे आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा स्टीम थोड़ी ना इस टरबाइन को रोटेट करेगा। जो लो प्रेशर स्टीम होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इस पाइपलाइन के जरिए, ताकि वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो, इस पाइपलाइन के जरिए इस कंडेंसर में लाया गया। कंडेंस कर देने वाला, यानी कि यहाँ पे कंडेंसर में ये जो स्टीम है, ये स्टीम हमारा बन जाएगा पानी, वाटर। ये कूलिंग टावर बाजू में लिया गया है। कूलिंग टावर का काम क्या है, पानी को ठंडा करना। तो ये कूलिंग टावर, पानी यहाँ से पानी आया, ये ठंडा पानी आया, यहाँ पे स्टीम था, इस स्टीम को, ये जो कोल्ड वाटर है क्या कर देगा, इस स्टीम को ठंडा पानी बना देगा। क्यों, क्योंकि ये ठंडा है और ये रहेगा गर्म। इसको बोलते हैं हम लोग हीट एक्सचेंज, हीट का यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि आप जानते हो बेटा, जब गर्म बॉडी और हॉट बॉडी को एक साथ रखोगे तो जो हमारी हॉट बॉडी है वो भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो हीट ट्रांसफर हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो वैसे ही ठंडा पानी यहाँ पे आया, तो इसकी जो गर्म स्टीम थे वो हो गया ठंडा और बन गया पानी। और यहाँ पर जो गर्म है, और ये जो पानी है ये तो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पाइपलाइन के जरिए जा रहा है बेटा, पाइपलाइन है यहाँ पे, पूरा पाइपलाइन है। ठीक है, तो इस पाइपलाइन में जो पानी है ये अब गर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें गर्म थी, गर्म हो गया, फिर ये गर्म पानी इसमें आएगा, फिर ठंडा होगा, फिर ठंडा पानी यहाँ पे जाएगा, इसको ठंडा करेगा और खुद गर्म यहाँ से जाता जाएगा, साइकिल फॉर्म में ये चलता जाएगा। और ये कंडेंसर फिर से इस पानी को, जिसको इसने पानी बनाया है स्टीम को, इस पानी को फिर से भेज देगा बॉयलर में। बॉयलर फिर से क्या करेगा, फिर से इसको बॉयल करेगा, स्टीम बनाएगा, फिर से टरबाइन में भेजेगा, टरबाइन के बाजू में जनरेटर लगा होगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और इस तरह ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलता रहेगा। तो ये हमारा हो गया सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो सोलर थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा हमने देखा कि सोलर पावर प्लांट काम कैसे करता है। अब अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की, तो इसका एडवांटेज क्या है बच्चों, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जब तक सूरज रहेगा तब तक ये हमको एनर्जी फ्री में मिलती रहेगी, मतलब इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और सिर्फ जो सोलर पैनल सेल्स हैं उसकी वो थोड़ा महंगा है। क्यों, क्योंकि सोलर पैनल सेल्स सिलिकॉन के बने होते हैं, और सिलिकॉन थोड़ा महंगा आता है। ठीक है, ये क्या है, मेटालॉइड है, आप जानते हो ये मेटालॉइड है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। मतलब जब नॉर्मल रहेगा ये
तो इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब बैड कंडक्टर। लेकिन जैसे ही इसको गर्मी दोगे, हीट दोगे, ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, मतलब अच्छा खासा इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसीलिए सिलिकॉन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो खैर ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है इनिशियल कॉस्ट, तो ये एक डिसएडवांटेज इसका हो गया। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी बेटा सोलर पावर प्लांट। अभी हम सन की कुछ फैक्ट की बात करते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ सन का टेम्परेचर उसके कोर में, तो 14 मिलियन केल्विन, 14 मिलियन, 1 मिलियन इज 10 लाख, इतना केल्विन टेम्परेचर उसके कोर में होता है। और कुछ फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे जैसे जो सूरज है हमारा, इट टेक्स अप टू 50 मिलियन ईयर्स फॉर द एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट द कोर ऑफ द सन टू रीचेस इट्स सरफेस, यानी कि 50 मिलियन साल लग जाएगा अगर इसके कोर से सन की एनर्जी को सरफेस पे भेजा जाए। और अगर मैं बात करूं तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही कि तकरीबन 1.4 किलोवाट आवर, 1 मीटर स्क्वायर में 1 सेकंड में सूरज हमारा 1.4 किलोवाट आवर एनर्जी पैदा करता है। अब इसके ल्यूमिनेसिटी की अगर बात करें तो 4 ट्रिलियन लाइट बल्ब्स ऑफ 100 वाट, यानी कि 100 वाट का आप 4 ट्रिलियन लाइट बल्ब जलाओगे तब जाके उतनी चमक पैदा होगी जितनी चमक सूरज में है। और अगर बात करें तो कोल, ऑयल, गैस एंड वुड ऑन अर्थ वुड ओनली कीप द सन बर्निंग फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि अर्थ पे जितना भी कोल है, जितना भी ऑयल है, जितना भी गैस है, सबको इकट्ठा कर दो और उसको जलाओ, तो समझो कि कुछ दिन तक ही वो चीज़ जलेगा तो सन के बराबर होगा। मान लो सन के बराबर आप रोशनी पैदा करना चाहते हो तो वो कुछ दिन तक ही जलेगा और तभी उतना उसके इक्विवेलेंट हो पाएगा। जबकि सूरज हमारा 5 बिलियन ईयर्स से पहले से है और 5 बिलियन ईयर्स तक रहने वाला है, तो सोचो कितना ज़्यादा वो जलेगा। और अगर बात करें तो 200 बिलियन स्टार्स हैं हमारे मिल्की वे में, गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स, उसमें से सन हमारा एक अकेला है। सोचो कितनी एनर्जी है सन के पास। अगर ये सारे स्टार्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती तो ये अर्थ पे लोग रहते ही नहीं, सब जल के खाक हो चुका होता। सोचो सूरज में जब इतनी गर्मी है और बाकी स्टार्स में भी गर्मी होती तो। और एनर्जी रीचिंग द अर्थ सरफेस फ्रॉम सन इज 6000 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड वर्ल्ड वाइड। जो बेटा सन जो है ना हमारा, वो 6000 स्टार्स में से एक है जो हम अपने नंगे आंखों से उसको देख सकते हैं। हम उसको नॉर्मली देख सकते हैं, वरना उसको देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत होगी, ठीक है। तो सन हमारा एक है 6000 स्टार्स में से। और अगर बात करें तो भाई मास ऑफ सन कितना होना चाहिए, सोचो जरा, अंदाज लगाओ। तो भाई 2 ट्रिलियन, अभी देखिए आप, ट्रिलियन, फिर से ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन टन होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2 ट्रिलियन टन, है ना। सोचो एक टन मतलब कितना होता है, 1000 किलो। तो 2 ट्रिलियन टन ये हमारे सूरज का मास है, वजन है, ठीक है बच्चों। और अगर फैक्ट की बात करें तो देखिए और फैक्ट यहां पे आपको दिखेगा। The sun's energy output is 386 बिलियन मेगावाट, यानी कि कितना एनर्जी देता है ये, 386 बिलियन 10 to the power 9 इतना मेगावाट एनर्जी। 1 मेगावाट मतलब 1000 किलोवाट, इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है सूरज। सोचो द अर्थ रिसीव्स 94 बिलियन मेगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन। जो अर्थ पे कितनी एनर्जी मिलती है, 94 बिलियन। अब बेटा जो सन के अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियर फ्यूजन कि जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि यूरेनियम 235 उसका एटॉमिक मास नंबर होता है, उस पर जब हम न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड कराते हैं, न्यूट्रॉन को फेंक के मारते हैं, तो वो हो जाता है एटॉमिक मास नंबर 236। एक न्यूट्रॉन 235 + 1 236, एटॉमिक मास नंबर 236 हो जाता है। और उस पर हो जाता है वो अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहता है। और जब स्टेबल नहीं रहेगा तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मतलब टूटना, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और 3 न्यूट्रॉन और 2 अलग अलग एलिमेंट जैसे क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं। साथ में 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी तो कम है, लेकिन ये कम से कम 10 to the power 15 टाइम्स होता है, और वो भी 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, यानी कि 10,000 किलोमीटर 1 सेकेंड में, इतनी रफ्तार से वो चलता है। तो 1 मेगावाट बनने में इसको तकरीबन वो 10 to the power 15 टाइम्स होना पड़ता है, तब जाके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करता है। यानी कि वो काम करता है एटम बॉम्ब। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये एटम बॉम्ब बन जाएगा, एटम बॉम्ब का शक्ल ले लेगा। और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, जो होता है सूरज में। फ्यूजन मतलब जुड़ना। अब फ्यूजन कैसे होगा, मतलब जोड़ना। हाइड्रोजन हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन के बेटा 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। आइसोटोप्स मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होता है। अब हाइड्रोजन ही मिला, जैसे टमाटर ले लो, टमाटर का अलग अलग साइज है, कोई 50 ग्राम वाला है, कोई 100 ग्राम वाला है, उसी तरह हाइड्रोजन मिला।
कोई एक एटॉमिक मास नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 2, एटॉमिक मास नंबर 3। 1 वाले को बोलते हैं प्रोटियम, 2 वाले को बोलते हैं ड्यूट्रियम, 3 वाले को बोलते हैं ट्रिटियम। तो जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है ड्यूट्रियम, उस 2 हाइड्रोजन को आपस में हम फ्यूज कराते हैं। अब सेम चार्ज है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, सेम चार्ज फ्यूज नहीं होंगे, तो इनको फ्यूज कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी एनर्जी आपको पता है? कितनी? मिलियन। टेम्परेचर 10⁶ केल्विन, 10⁶ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कहाँ से लाओगे? मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? न्यूक्लियर फिजन कराओगे तो मिलेगा। यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो हम न्यूक्लियर फिजन करा रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट यानी कि एटम बॉम्ब, यानी कि जहाँ पे एटम बॉम्ब हो रहा है, जहाँ पे न्यूक्लियर का फिजन हो रहा है, वहाँ पे अगर तुम हाइड्रोजन को लेके जाओगे तो फ्यूज हो जाएगा। मतलब वहाँ पे आपको मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल सकता है। तो जब उतना टेम्परेचर मिला और प्रेशर भी मिलियन पास्कल चाहिए रहता है, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर मिला तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। और जब ये दोनों फ्यूज होंगे बेटा तो बनता है हीलियम और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा हीट, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब जो इस सूरज के अंदर बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये दिख रहा है आपको सूरज, ये जो सन इतना ग्लो कर रहा है ना, जलता हुआ जल रहा है, देखो इस तरह जल रहा है, क्योंकि ये बार बार हो रहा है और इसको आप रोक नहीं सकते हो, इसको आप स्टॉप नहीं कर सकते। न्यूक्लियर फिजन में अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं देखा तो बेटा जरूर देखना, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। उसमें कंट्रोल रॉड होता है जो न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल कर देता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये हमेशा जलता रहेगा। यही वजह है कि सूरज जो है हमारा हमेशा जलता रहेगा। 5 बिलियन ईयर्स से जलता हुआ आ रहा है और 5 बिलियन ईयर्स तक एक्सपेक्टेशन है कि जलता रहेगा, मतलब कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि इस ब्लास्ट को, इस धमाके को हम नहीं रोक सकते। और ये अगर धमाका अगर हो गया तो सोचो कितने लोग जल जाएंगे। तो ये किसके अंदर होता है? ये सिर्फ और सिर्फ सूरज और स्टार्स के अंदर होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब एक बहुत खतरनाक बॉम्ब है जिसको यूएसए ने बनाया है, लेकिन अगर वो हाइड्रोजन बॉम्ब किसी भी कंट्री पे गिरा दिया गया बेटा तो कंट्री छोड़ दो, उसके आजू बाजू में जो कंट्री है उसको ही साफ कर देगा। पता चला वर्ल्ड से उसका नक्शा ही खत्म, वर्ल्ड जो मैप है वहाँ से उसका नक्शा ही गायब हो जाएगा। तो इतना खतरनाक होता है बेटा हमारा हाइड्रोजन बॉम्ब जो सूरज के अंदर होता है।